नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका फिर आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोगों ने जो कल बात की थी, हम लोगों ने शुरुआत कर दी है टर्किश इन्वेजन यानी तुर्कों द्वारा भारत पर आक्रमण। और हम लोगों ने अभी तक कल के वीडियो में क्या देखा है, जो कल अपलोडेड वीडियो हुई, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से देख लें। उसमें हम लोगों ने महमूद गजनवी की बात कर ली थी और जो दूसरा आक्रमणकारी है यानी मोहम्मद गौरी, आज हम लोग उसकी बात करने चल रहे हैं दोस्तों। तो टाइम को बिना बर्बाद किए हम लोग चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं। जो टर्किश इन्वेजन यानी तुर्कों द्वारा जो आक्रमण हुआ, उसमें जो दूसरा व्यक्ति था, जो दूसरा आक्रमणकारी था, वह कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का भारत में आने का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इस बात पे हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, महमूद गजनवी जब आया था तो उसके दो ही मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहली था कि लूटपाट मचानी है, जाके ये हम लोग का देश क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया कहलाता था, लूटपाट मचानी। और दूसरा उद्देश्य क्या था उसका दोस्तों? कि जो भी यहाँ पे स्टैचू वर्शिप हो रही है यानी जो भी मूर्तियों की पूजा की जा रही है, उसको क्या करना? पूरे तरीके से नष्ट करना। इसी वजह से उसको मूर्ति भंजक भी कहते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य आने का कुछ दूसरा था। इसका उद्देश्य ये था कि मुझे अपने साम्राज्य का क्या करना है? विस्तार करना है। क्या करना है दोस्तों? विस्तार करना है। ये कहाँ रूल किया करता था? ये भी गजनी से ही आया, ये भी गजनी से ही आएगा। लेकिन इसका क्या था? एक उद्देश्य था कि मुझे साम्राज्य जो है गजनी से लेके कहाँ तक आगे बढ़ना है? पूरे भारत पे भी अपना साम्राज्य फैलाना है, पूरे भारत पे भी अपना कब्जा बनाना है। इसी के तहत इसने आक्रमण करने की शुरुआत भी की थी। यही इसका मेन उद्देश्य भी था दोस्तों। और ये देखिए, पहले इस बात को हम लोग समझना चाहेंगे कि मोहम्मद गौरी जो था ये किस वंश का था? ये था संसबानी वंश का। कौन से वंश का था दोस्तों? संसबानी वंश का था, ठीक। और जिसको गौरी वंश भी कहते हैं। संसबानी टर्किश इसका पूरा नाम है, ठीक। संसबानी टर्किश डायनेस्टी एक तरीके से कहा जा सकता है इसको। संसबानी टर्किश डायनेस्टी का ये रहने वाला था, यानी उस वंश का था। उस वंश में गौरी वंश चला करता था, ठीक। इसी गौरी वंश का ये क्या हुआ करता था? रूलर हुआ करता था। क्या हुआ करता था दोस्तों? रूलर हुआ करता है, यानी गौरी वंश का रूलर हुआ करता था। इसी वजह से इसके पीछे क्या लगा है? गौरी लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ने की थोड़ी कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको भी बताया दोस्तों, इसका एकमात्र उद्देश्य था कि अपने साम्राज्य का क्या करना है? इसे विस्तार करना है, ठीक। इसी के तहत इसने सबसे पहला जो आक्रमण किया वह कहाँ किया? भारत पे। फर्स्ट अटैक जो इसका हुआ ये कब किया इसने? 1175 एडी में, यानी 1175 ईस्वी में इसने सबसे पहला अटैक किया। और ये अटैक इसने किस पे किया? मुल्तान पे। किस पे किया दोस्तों? मुल्तान पे किया। और अब जो ये मुल्तान है ये कहाँ का हिस्सा है? अब पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। फिर और ये जो मुल्तान पे जहाँ पे अटैक किया था, मुल्तान में किसके ऊपर किया था अटैक? करमाथी मुस्लिम्स के ऊपर। करमाथी मुस्लिम्स के ऊपर इसने अटैक किया था दोस्तों। यानी जो इसने सबसे पहला अटैक किया अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, सबसे पहला अटैक इसने किस पे किया? मुल्तान पे किया, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा हो चुका है, पाकिस्तान के हिस्से में आता है। और मुल्तान में किस पे अटैक किया था? करमाथी मुस्लिम्स पे। जो इसका सेकेंड अटैक था दोस्तों, ठीक, जो सेकेंड अटैक था, जैसा इसको पता चला कि जब महमूद गजनवी गया था, महमूद गजनवी जब गया था तो उसने किस पे अटैक किया था? सबसे ज़्यादा खजाना उसने कहाँ से लूट के लाया था? सोमनाथ मंदिर से। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। इसी के तहत इसने भी किसको टारगेट बनाया? सोमनाथ मंदिर को टारगेट बनाया। और ये कहाँ पहुँचा? गुजरात पे अटैक करने। उस समय गुजरात में क्या हुआ करता था? भीम प्रथम का बेटा भीम द्वितीय जो था वह क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था उस समय गुजरात में दोस्तों? रूलर कौन था उस समय? भीम सेकेंड, ठीक। अब भीम सेकंड को ये बात जैसे पता चली, उसने क्या किया? मोहम्मद गौरी को राजस्थान में एक हिल स्टेशन पड़ता है, आप सब ने जानते भी होंगे, आप सब उसका नाम जानते भी होंगे दोस्तों, जिसका नाम क्या है? माउंट आबू। जिसका नाम क्या है दोस्तों? माउंट आबू। माउंट आबू पे ही, राजस्थान में ही इसे क्या कर दिया? घेरा। भीम सेकंड ने इसको घेरा। घेरने के बाद वहीं पे क्या किया? इसको पकड़ लिया, पराजित किया। और पराजित करने के बाद अपने साथ ले गया। कहाँ ले गया? गुजरात ले गया, कारागार में डाला। लेकिन कुछ इतिहासकार ये बात बताते हैं कि जब ये गुजरात लेके इसको पहुंचा था तो भीम सेकंड की जो माँ थी, ठीक, उनने क्या कहा कि इसको छोड़ दो। और मोहम्मद गौरी ने माफ़ी मांगी कि मैं अब कभी भी सोमनाथ मंदिर की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखूंगा। इसी के चलते हुए भीम सेकंड ने इसे क्या किया? रिहा कर दिया। यानी माउंट आबू राजस्थान में कहाँ हुआ? इन दोनों का मुठभेड़ हुआ था दोस्तों।
यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला अटैक इसने, फर्स्ट अटैक 1175 ईस्वी में, दूसरा अटैक जो इसने किया था वह किया था 1178 ईस्वी में, यानी कितने साल बाद, 3 साल बाद। अब देखिए फिर इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें तो 1179 ईस्वी में, यानी 1179 एडी में क्या हुआ दोस्तों, इसने सिंध और कश्मीर पे क्या किया, अटैक किया। अटैक करने के बाद यहाँ सफल भी हुआ, सफल होने के साथ यहाँ पे क्या किया, अपना साम्राज्य की स्थापना भी कर दी। यानी एक बात आपको समझ में आया, यहाँ से जैसे ये छूटने के बाद कहाँ पे अटैक किया, सिंध और कश्मीर पे किया, और वहाँ पे अपना ये पूरा साम्राज्य फैलाने में सफल भी हो गया। ठीक, जैसे ही यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही थी, इसी समय काल में क्या चल रहा था दोस्तों, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। इसी समय काल में दिल्ली, अजमेर और राजस्थान, यानी हम ये कहें कि अगर नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत में किसका शासन चल रहा था, पृथ्वीराज चौहान का, जिनको हम राय पिथौरा के भी नाम से जानते हैं और साथ में पृथ्वीराज थर्ड के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। यानी दिल्ली, अजमेर और राजस्थान में क्या हुआ, इनका शासन चल रहा था। यानी कौन सा वंश चल रहा था, चौहान डायनेस्टी चल रही थी, यानी चौहान वंश चल रहा था इसी समय। अब इसकी नज़र किसकी ओर बढ़ी, ये चौहान डायनेस्टी की ओर बढ़ी। इसका मन किया कि अब दिल्ली, अजमेर और राजस्थान पे भी हमें क्या करना है, कब्जा करना है, यानी नॉर्थ इंडिया की तरफ हमें अब बढ़ना है। इसी के तहत इसने क्या किया, आक्रमण किया। आक्रमण कर दिया। और ये जो था दिल्ली, अजमेर, राजस्थान का जो रूलर था, जिनका नाम क्या था, पृथ्वीराज चौहान, और इनको पृथ्वीराज थर्ड के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों, और साथ में किस नाम से जाना जाता है, राय पिथौरा के भी नाम से। तो पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ करता था, रूलर हुआ करता था। किस वंश का ये था आपका दोस्तों, चौहान वंश का, चौहान डायनेस्टी का। यहाँ तक मेरे समझ से आप कहानी को समझ रहे होंगे। 1169 में जब सिंध और कश्मीर पे मोहम्मद गौरी ने क्या किया, कब्जा किया। कब्जा करने के बाद इसका मन हुआ कि अब दिल्ली, अजमेर, राजस्थान यानी नॉर्थ इंडिया के भी तरफ हमें बढ़ना है, यानी उत्तरी भारत के भी तरफ हमें बढ़ना है। और उत्तरी भारत में उस समय चला करता था चौहान वंश का रूलर हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान, जिसको हम लोग पृथ्वीराज थर्ड और राय पिथौरा के भी नाम से जानते हैं। इसने अटैक किया। ठीक, अटैक जब किया तो इसका एक मित्र हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान का, जिसका नाम क्या था, चंद्रबरदाई। और यही जो चंद्रबरदाई थे, इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो नाम की एक किताब लिखी है। आप सब जानते होंगे पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, चंद्रबरदाई। ये इनका बाल मित्र हुआ करता था, बाल सखा हुआ, यानी चाइल्डहुड फ्रेंड हुआ करता था, यानी बचपन से इनका दोस्त था पृथ्वीराज चौहान का, जिसका नाम क्या था, चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई की किताब जो आपके पृथ्वीराज रासो है, उसमें अगर देखा जाए, उस किताब के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये बात हम लोगों को पता चलती है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से कितनी बार लड़ाई ली थी, 16 बार लड़ाई ली थी। 16 बार जब लड़ाई ली थी, 16वीं बार पृथ्वीराज चौहान ने उसे पराजित किया। पराजित करने के बाद माफ़ कर दिया करता था, कहता था कि अब तुम वापस चले जाओ। ठीक, और फिर जो 17वीं लड़ाई हुई, उसी का नाम क्या पड़ा दोस्तों, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। और ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ, इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी जो था वह क्या हुआ, फिर से पराजित हुआ। और पृथ्वीराज रासो यानी चंद्रबरदाई के हिसाब से ये कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान ने उसे क्या किया, फिर से माफ़ कर दिया। यानी जो 17वीं बार भी अटैक हुआ, उसमें भी क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ही जीते, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने किसको माफ़ कर दिया, मोहम्मद गौरी को माफ़ कर दिया दोस्तों। ठीक, अब हम लोग थोड़ी सी आगे की इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था। ये हुआ था 1191 में। ठीक है दोस्तों, 1191 में क्या हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन यानी प्रथम युद्ध किसका, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। इसका रिजल्ट क्या निकला दोस्तों, किसके बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसका रिजल्ट क्या निकला दोस्तों,
कि इसमें मोहम्मद गौरी क्या हुआ, पराजित हुआ। मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। कौन पराजित करेगा, पृथ्वीराज चौहान पराजित किए और ये बोल दिए कि अब तुम वापस फिर से चले जाओ, फिर से माफ़ कर दी। ये कौन सी बातें चल रही हैं, ये चंदर बरदाई जो किताब लिखे हैं पृथ्वीराज रासो, उसके हिसाब से ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं। ठीक, फिर क्या हुआ दोस्तों, जो पृथ्वीराज चौहान थे, ये पड़ गए प्रेम प्रसंग में। इनको हो गया प्रेम, पृथ्वीराज चौहान को प्रेम हो गया। अब किससे प्रेम हुआ, ये बात समझने वाली है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक वंश चला करता था दोस्तों, जिसका नाम क्या था, घरवाल डायनेस्टी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक वंश चला करता था घरवाल डायनेस्टी नाम से, घरवाल वंश नाम से। ठीक है दोस्त, इसी घरवाल वंश का राजा हुआ करता था, यानी जो शासक हुआ करता था वो कौन था, जयचंद। जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था, संयोगिता। जिसका नाम क्या था, संयोगिता। बस इसी संयोगिता से इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। अब हुआ क्या, ये बड़ी हो चुकी थी, इनकी शादी की तैयारी हो रही थी। ठीक, स्वयंवर सज गया, राजा लोगों को इनवाइट, इर्द गिर्द के जितने भी राजा हुआ करते, शासक हुआ करते, जयचंद ने सबको इनविटेशन दिया, आप स्वयंवर में आवें। लेकिन जयचंद ने किसको इनविटेशन नहीं दिया, पृथ्वीराज चौहान को इनविटेशन नहीं दिया। बस इसी बात से पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ, ईगो हर्ट हो गया। प्रेम तो ये करते ही थे। ये उठे अपने दल बल के साथ, कहाँ पहुँच गए, कन्नौज पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए दोस्तों, कन्नौज पहुँचे। कन्नौज पहुँचने के बाद संयोगिता की वहाँ पे क्या हुआ, अपहरण हुआ। ठीक, यानी संयोगिता को इन्होंने क्या किया, अपहरण करके अपने साथ कहाँ ले आए, अपने साथ ले आए अपने डायनेस्टी में, अपने साथ ले आए अजमेर। क्योंकि अजमेर क्या हुआ करती थी उस वंश से, ये चौहान वंश क्या हुआ करती थी, राजधानी भी हुआ करती थी। अजमेर लाए और अजमेर लाने के बाद इन्हीं से इन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली। और ये बात किसको नागवारा गुजरी, जयचंद के ऊपर। जयचंद भी क्या हुआ, एकदम बौखला के रह गया कि अब मैं इसका बदला लेके रहूँगा। बस यही कहानी थोड़ी सी पलटी है और इतिहासकार यही कहते हैं कि अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई होती तो यहाँ पे मुस्लिम रूल स्थापित नहीं हो पाता। यानी मोहम्मद गौरी क्या करेगा, 1192 में आधिकारिक रूप से क्या कर देगा, मुस्लिम वंश की स्थापना भारत में कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की फिर कोशिश करते हैं। 1192 में फिर इसने अटैक किया, यानी माफ़ी तो मिल गई थी इसको। माफ़ी मिलने के बाद इसने फिर अपने आप को तैयार किया और 1192 में फिर से हुआ सेकंड बैटल ऑफ तराइन, यानी तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। जब 1192 में युद्ध हुआ तो लड़ तो वही दो रहे थे, कौन कौन, पृथ्वीराज चौहान और लड़ रहे थे आपके कौन, मोहम्मद गौरी। ठीक है दोस्तों, लेकिन मोहम्मद गौरी का साथ कौन दे रहा था इस बार, जयचंद। मोहम्मद गौरी का साथ कौन दिया था, जयचंद। जयचंद तो अपना बदला लेने इससे आया था, ठीक, और इसी वजह से इसका साथ दिया। ठीक, अब जब ये घर का भेदी ही लंका ढाने पे आ जाएगा तो लंका तो ढहनी तय है। ठीक दोस्तों, अब हुआ क्या कि मोहम्मद गौरी इस बार क्या हो गया, सफल हो गया। और ये जो चंदर बरदाई जो किताब लिखे हैं पृथ्वीराज रासो, उस हिसाब से ये कहा जाता है कि ये जो 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने जो माफ़ी दी थी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन को लेके, उसका एक बार भी इसने कर्ज नहीं उतारा। तुरंत क्या किया, इसको पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद क्या कराया, कैद कराया। कैद कराने के बाद क्या किया, आंखें फुड़वा, यानी उन्हें अंधा कर दिया। पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया, अंधा कर दिया। और अंधा करने के बाद कहाँ लेके गया, कहाँ लेके गया दोस्तों, अपने गजनी लेके गया, अपने साम्राज्य में लेके चला गया। और जब ये गजनी लेके जा रहा था पृथ्वीराज चौहान को, तो साथ में किसको लेके गया, इनके घनिष्ठ मित्र, इनके बाल सखा चंदर बरदाई को भी साथ ले गया। किसको ले गया साथ में, चंदर बरदाई। ये सब बातें जो अभी चल रही हैं, ये सब इन्हीं की किताब पृथ्वीराज रासो के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। तो चंदर बरदाई ये कहते हैं कि ये लेके कहाँ पहुँच गया, गजनी पहुँच गया। गजनी पहुंचने के बाद दोस्तों अब क्या हुआ, इनको प्रताड़ना देना शुरू किया। प्रताड़ित कर करके मारने की इसकी चाह थी, इनको मारना ये चाहता था, लेकिन प्रताड़ित कर करके। इनको एक कला आती थी, इनको एक कला आती जिसका नाम था शब्दभेदी बाण। यानी क्या, ये बस क्या होता था, ध्वनि को सुन के, आवाज़ को सुन के उस तरफ बाण चला सकते थे, ये किसी को भी मार सकते थे। इसी बात का इन्होंने क्या उठाया, फ़ायदा उठाया चंदर बरदाई ने। और किसी भी तरीके से ये बात कहाँ तक पहुँच गई, मोहम्मद गौरी
यानी चंद्र बरदाई पूरा चाह रहा था कि मोहम्मद गौरी तक ये बात पहुँचे, यानी पृथ्वीराज चौहान को एक मौका मिले कि ये मोहम्मद गौरी से अपना बदला ले सकें, अपने अपमान का बदला ले सकें, जो इनके साथ विश्वासघात इसने बार बार किया है उसका ये बदला ले सकें। इसी के चलते हुए ये बात कहाँ पहुँची, मोहम्मद गौरी के पास। अब मोहम्मद गौरी के मन में आया कोई ऐसा थोड़े ना कर सकते कि अंधा आदमी तीर से चला सकता है और तीर एकदम परफेक्ट निशाने पे। बस यही कारण था कि मोहम्मद गौरी क्या हुआ, मान गया, तैयार हो गया और पृथ्वीराज चौहान एक मौका दिया गया दोस्तों। अब मौका मिला, ठीक, चंद्र बरदाई पूरे तरीके से तैयार था। पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गौरी के सामने खड़े थे ये कलाकृति अपनी दिखाने के लिए, शब्द वेदी भाड़ की कला दिखाने के लिए, तो चंद्र बरदाई ने एक बात बोली उनसे कि 4 बाज से 24 गज, 4 बाज से 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। मतलब ये 4 बाज की लंबाई पे 24 गज की दूरी पे आपका कौन बैठा हुआ है, सुल्तान बैठा हुआ है, और आपको एक ही प्रमाण साबित करने का मौका मिल रहा है, आप इसमें चूकिए नहीं चौहान। यानी फिर से मैं एक बात बोलता हूँ, 4 बाज 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और इतना कहने की देरी ही थी चंद्र बरदाई की, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, तुरंत निशाना ऐसा मारा कि मोहम्मद गौरी क्या हो गया, वहीं का वहीं ढेर हो गया। ये सब बातें किसके हिसाब से चल रही, चंद्र बरदाई की किताब पृथ्वीराज रासो के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, लेकिन इतिहासकार का कहना कुछ अलग है। इतिहासकार ये कहते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच बस केवल 2 लड़ाइयाँ हुई थी। कौन सी, पहली हुई 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, यानी 1191 में कौन सी लड़ाई हुई, प्रथम युद्ध हुआ किसका, तराइन का। दूसरा युद्ध 1192 में हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ, पराजित हुआ, और पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी ने वहीं उसे मार दिया था। मोहम्मद गौरी के साथ कोई हनन नहीं हुआ, मोहम्मद गौरी कहीं लेके नहीं गया, वहीं उसे क्या कर दिया था, मार दिया था। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं दोस्तों, इतिहासकार और चंद्र बरदाई के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ने की थोड़ी कोशिश करेंगे। अब हम लोग इतिहासकार के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात क्या आई कि ये क्या करेगा, पृथ्वीराज चौहान को मारा। पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद अब इसके दिमाग में क्या आया कि अब तो मैं नॉर्थ इंडिया पे भी कब्जा कर लिया हूँ, यानी ज़्यादातर हिस्सा अब मेरे अंडर में है। अब ये सही समय है कि मुस्लिम रूल की स्थापना भारत में भी कर दी जाए। और एज एन रिजल्ट, यानी इसी के कारणवश क्या हुआ, इसी का फलस्वरूप क्या हुआ दोस्तों कि आपका मुस्लिम रूल स्टार्टेड इन इंडिया। यानी मुस्लिम रूल कब से स्टार्ट हुआ इंडिया में, मुस्लिम रूल स्टार्टेड इन इंडिया, यानी मुस्लिम रूल की शुरुआत हो गई, नींव रख दी गई 1192 में ही दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 1192 में, अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मुस्लिम रूल स्टार्टेड हुआ 1192 में, इसके मन में क्या आया कि अब हमें अपनी क्या बनानी चाहिए, यहाँ एक राजधानी बना देनी चाहिए। इसी के तहत कैपिटल बनाई गई, यानी राजधानी बनाई गई किसको, दिल्ली को। किस सन में बनाई गई दोस्तों, 1193 में। अब दूसरा नंबर किसका था, पृथ्वीराज चौहान तो मारा गया था। अब आपको याद होगा, अभी मैंने बताया सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में किसने उसका सहयोग किया था, मोहम्मद गौरी का जयचंद ने। बस फिर क्या था, जयचंद इनका सगा तो था नहीं। अब जयचंद को भी क्या किया गया, टारगेट बनाया गया। ठीक, मोहम्मद गौरी ने टारगेट बनाया कि इससे भी अब मैं लड़ूंगा और इसे भी पराजित करूंगा। बस जयचंद वर्सेस हुआ क्या, मोहम्मद गौरी। ठीक है दोस्तों, अब जयचंद वर्सेस मोहम्मद गौरी जैसे ही हुआ, इसी बैटल का नाम क्या पड़ गया, बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर, यानी ये खुद ही गए थे दूसरे को ढाने, खुद ही बाद में ढह गए। यानी ये कब हुआ दोस्तों, 1194 में। यानी बैटल ऑफ चंदावर की बात आएगी तो 1194 में हुआ। ठीक है, यानी जयचंद क्या हुआ, यहाँ मारा गया। यानी मोहम्मद गौरी पूरे तरीके से स्वतंत्र था। जब इतना ये कर लिया तो इसके मन में आया कि अब मैं थोड़े दिन के लिए क्या करूं, भारत से चला जाऊं, थोड़ा आराम करूं और जाके देखूं कि गजनी में क्या हालत चल रही है। अब इसे जाना तो था ही, इसे जाना तो था ही, तो अब ये सोच रहा था कि किसके ऊपर कार्यभार सौंप के जाऊं। ठीक, किसके ऊपर कार्यभार सौंप के जाऊं कि जो मेरे केयर टेकर बन के मेरा साम्राज्य संभाल सके, यानी यहाँ का साम्राज्य अच्छे ढंग से संभाल सके। तो इसके 4 गुलाम हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, इसके कितने गुलाम हुआ करते थे, 4 गुलाम हुआ करते, जिसमें इसका एक गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि बैटल ऑफ चंदावर में बहुत मेन रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रहेगा, यानी मेन भूमिका निभाया।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका गुलाम तो था ही, यानी स्लेव तो था ही, गुलाम तो था ही, साथ में और क्या था, इसका दामाद भी था। क्या था, दामाद भी था। ठीक है दोस्तों, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक पहले नंबर, इसके 4 मेन गुलाम हुआ करते। दूसरे नंबर पे जो था, ठीक, इसके गुलामों की अभी मैं बातें कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक, इसके जो दूसरे नंबर पे था वह था आपका कुबाचा। ठीक, और जो तीसरे नंबर का गुलाम हुआ करता था वह था आपका यलदौज, और जो चौथे नंबर का था वह था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। यानी इसके मेन 4 गुलाम हुए दोस्तों। कौन कौन से, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका दामाद भी हुआ करता था और इसका बड़ा प्रिय था, और साथ में बैटल ऑफ चंदावर यानी चंदावर के युद्ध में इसने मेन भूमिका भी निभाई थी, इसका आर्मी चीफ भी हुआ करता था। फिर दूसरा गुलाम इसका बना कुबाचा, तीसरा गुलाम जो मेन था वह था यलदौज, फिर था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी से केवल एक ही प्रश्न आता है दोस्तों कि नालंदा यूनिवर्सिटी को कौन डिस्ट्रॉय किया, यानी नालंदा विश्वविद्यालय जो कि प्रेजेंट इंडिया, यानी जो अभी इंडिया आपका चल रहा है, वर्तमान वाला जो इंडिया है, इस इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हुआ करती है। ठीक, पुरानी विश्वविद्यालय हुआ करती है जो कि क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला, तहस नहस करने वाला कौन इंसान था, बख्तियार खिलजी था। और इसने कब किया था ये चीज़, 1204 से 1205 के बीच में। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर प्रेजेंट इंडिया की बात न की जाए, यानी एंशिएंट इंडिया की बात की जाए, यानी हम लोग के देश का जब बंटवारा नहीं हुआ था उस इंडिया की बात की जाए, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो। ये बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तक्षशिला विश्वविद्यालय अब जो कि कहाँ पे पहुँच चुका है, बंटवारा होने के बाद वो अब पाकिस्तान में है। यानी अभी प्रेजेंट इंडिया का नालंदा यूनिवर्सिटी। और नालंदा यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्ध भी कहा जाता है, यानी बौद्ध शिक्षा के लिए सबसे प्रसिद्ध हुआ करता था ये। ठीक है दोस्तों, और इसको बनवाने वाला कौन था, कुमार गुप्त थे, जो कि गुप्ता पीरियड में बनवाए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग फिर आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी बख्तियार खिलजी यहाँ पे खत्म। जब तक ये चीज़ें चल रही थी, एक चीज़ और शुरुआत हो गई थी दोस्तों। क्या शुरुआत हुई थी, सूफीइज्म की स्थापना शुरुआत हो गई थी भारत में। मैंने जब इस्लाम धर्म आपको बताया था, इस्लाम धर्म के बारे में जब बात की थी, तो मैंने एक बात बताई थी कि सूफीइज्म क्या होता है। ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जो कि क्या थी, शिया और सुन्नी के मतभेद के बीच से निकल के आई थी, जिसका ये कहना था न तो मैं अली को पहला खलीफा मानूंगा और न तो मैं अबू बकर को पहला खलीफा मानूंगा। मेरे लिए कौन है, मेरे लिए बस मेरा अल्लाह है, मैं उसी की इबादत करता हूँ, और इबादत करना ही मेरे लिए क्या है, मेरी मोहब्बत करने के बराबर है। ठीक है दोस्तों, यानी मोहब्बत ही मेरी इबादत। इसी चीज़ की स्थापना कब हुई दोस्तों, भारत में सूफीइज्म पहली बार कब आया, 1192 में। ठीक, यानी बैटल ऑफ चंदावर के ही समय समकालीन में क्या चल रहा था, 1192 में सूफीइज्म की भी स्थापना हो रही थी, और इसको ले आने वाले थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ऊपर कट रहा होगा दोस्तों, मैं नीचे लिखता हूँ, मैं नीचे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कैमरे में नहीं आ रहा होगा, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ इस चीज़ को, ध्यान से देखिए। 1192 में सूफीइज्म की भी स्थापना चल रही थी। सूफीइज्म जो था क्या आपका शुरुआत हुआ था, यानी सूफी संत यहाँ पे सबसे पहली बार कब आए, 1192 में आए, और उन्होंने एक स्थापना की, क्या, सूफीइज्म की। सूफीइज्म यहाँ शुरुआत हो गया था। ठीक, सूफीइज्म 1192 में, और इसको लाने वाले थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इन्हीं की दरगाह, ये कहाँ आए थे सबसे पहले, अजमेर में आए, अजमेर में अपनी एक कॉटेज बनाए, अपनी एक झोपड़ी बनाए, वहीं रहना इन्होंने शुरुआत कर दी, वहीं से ये इबादत अपनी करते थे। और जब ये मरे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब मरे, तो मरने के बाद वहीं पर इनकी क्या हुई, दरगाह बनी। उसी दरगाह का नाम क्या है दोस्तों, दरगाह अजमेर शरीफ। यानी सूफीइज्म की भी स्थापना जब बैटल ऑफ चंदावर उसी समय काल में ही हुई। इस चीज़ को रिलेट करके आप लोग याद रखिएगा, 1192 में बैटल ऑफ चंदावर हुआ, सेकंड बैटल ऑफ चंदावर हुआ, और 1192 में सूफीइज्म की स्थापना हुई भारत में। और लाने वाले इसको कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ आए थे, अजमेर में आए थे। और अजमेर में जब वो उनकी मौत हुई, तो मौत होने के बाद वहीं पर उनकी क्या हुआ, वहीं उनकी दरगाह बना दी गई। उसी दरगाह का नाम आज क्या है दोस्तों, दरगाह अजमेर शरीफ। तो यहाँ ये सूफीइज्म भी चल रहा था, और यहाँ मोहम्मद गौरी प्लान बना रहा था कि मैं किसके ऊपर कारभार छोड़ के जाऊँ, भारत का साम्राज्य का, थोड़ी दिन के लिए गजनी चला जाऊँ। तो इसने किसको सेलेक्ट किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक से एक बात इसने कही कि अब ये मैं तुम्हें क्या करके जा रहा हूँ, शौक के चीज़ों को जा रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है, भारत में मैंने साम्राज्य को बढ़ा दिया, भारत में तुम्हें किस धर्म का प्रचार प्रसार करना है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है।
बस इसी के तहत क्या होगा, इस चीज़ के हम लोग देखने की कोशिश करेंगे फिर से दोस्तों कि इसी के तहत सबसे पहली मस्जिद जो कि कहाँ स्थापना होगी, 1194 में आपकी सबसे पहली मस्जिद दिल्ली में स्थापित की जाएगी, दिल्ली में बनवाई जाएगी। और इसको बनवाने वाला इंसान कौन बनेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन बनेगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी 1194 में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी गजनी लौटा और कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा साम्राज्य सौंप के गया, आर्मी चीफ भी बना दिया था, क्योंकि आर्मी चीफ इसका मेन हुआ, बोला कि तब तक मेरी जगह पे तुम मेरे गुलाम बन के मेरी जगह पे तुम अपनी चीज़ों को देखते रहो, यहाँ पे मुस्लिम धर्म का प्रचार तेज़ी से करो। इसी के तहत कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहली चीज़ क्या की, कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई, कुव्वत उल इस्लाम नामक एक मस्जिद बनवाई। यानी 1194 में क्या हुआ, कुव्वत उल इस्लाम नामक एक मस्जिद बनाई गई। कहाँ बनाई गई दोस्तों, दिल्ली में बनाई गई। मस्जिद को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉस्क्यू बोलते हैं, याद रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। पहली चीज़ इसने की। दूसरी चीज़ क्या हुई, इसी सन में दूसरी चीज़ इसने की, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि कहाँ है, अजमेर में बनवाया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये दोनों चीज़ें क्यों बनवाई गई थी, क्योंकि बस इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का एक मकसद था कि मुझे अपने क्या है, आका की बात माननी, यानी मुझे अपने मालिक की बात माननी। क्योंकि मालिक को क्यों बोलता था उसे, क्योंकि ये क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। तो उसने बोल दिया था, तब उसके बोलने का मतलब कि पत्थर की लकीर, यानी उसके एक फरमान जारी हो चुका था। तो इसी कारण से उसने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 2 चीज़ों की निर्माण 1194 में कर रही। ये सब चीज़ें इधर चल रही थी, ये मोहम्मद गौरी अपना मस्त था अजमेर में। अब ये सोचा कुछ दिन के लिए कि चलो भारत चलते हैं। 1205 में ये फिर भारत आया, 1205 में ये दोस्तों फिर से भारत आया। जब भारत में ये लमसम साल भर रहा भी, साल भर रहने के बाद 1206 में क्या कर रहा था, जब ये वापस लौट रहा था भारत से, तो खोखार जटों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण में ये बच भी जाएगा, 1206 में बचा भी, ठीक। बचाने वाला इसको कौन था, इल्तुतमिश था। ये बात आगे जब हम लोग आगे के लेक्चर में देखते रहेंगे तो पता चलेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैसे बचाया, इल्तुतमिश कौन था, ये सब चीज़ें हम लोग को देखनी है। अभी यहाँ एक कहानी समझिए कि इल्तुतमिश भी एक नाम का पात्र आने वाला है, हम लोग पढ़ने वाले। इल्तुतमिश ने इसे बचा लिया, लेकिन मोहम्मद गौरी क्या हो चुका था, काफ़ी घायल हो चुका था। अब ये घायल होने के ही कारण क्या हुआ, कुछ दिन तो बचा रहा, लेकिन आगे चलते चलते क्या हुआ, ये मर गया। उसी घाव के ही कारण क्या हो गया, मर गया। यानी युद्ध में तो बच गया, जब खोखार जटों ने इसके ऊपर आक्रमण किया था तो उसमें तो ये बच गया था, वहाँ से इल्तुतमिश ने इसे बचा लाया। लेकिन ये जब घर आया अपने, तो क्या हुआ, वहाँ पे ये अपने घाव को सहन नहीं कर पाया और घाव एकदम उसका ख़राब हो गया, और घाव के ही कारण क्या हो गई, इसकी मौत हो गई। यानी ये बात किसकी रही, मोहम्मद गौरी की बात रही दोस्तों। ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट था मोहम्मद गौरी के बारे में। और अब हम लोग को किसकी बात करनी है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक अब क्या हुआ, जैसे ही ये मरेगा, जैसे ही क्या होगा, मोहम्मद गौरी मरेगा, अब बात ये आएगी कि भारत का साम्राज्य कौन संभालेगा, ठीक। भारत के साथ साथ काबुल कांधार में भी इसका साम्राज्य था, उसको कौन संभालेगा, गजनी में साम्राज्य कौन संभालेगा। तो इन सब चीज़ों को डिसाइड करना था। तो इन सब चीज़ों के वहाँ के लोग मिल के डिसाइड करना शुरुआत किए, अलग अलग जगहों के लोग मिल के डिसाइड करना शुरुआत किए, ठीक। और ये मेन जो दायित्व जाता है डिसाइड करने का, ये माना जाता है कि गजनी में जो लोग रहा करते थे, यानी जो अब कहाँ पे है, अफगानिस्तान में जो लोग रहा करते थे, वह क्या किए, डिसाइड किए कि कौन कहाँ की चीज़ों को संभालेगा, कौन कहाँ के साम्राज्य को संभालेगा दोस्तों। और इसी के साथ क्या होगा दोस्तों कि ये जो चारों गुलामों में क्या होगा, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग साम्राज्य बट जाएगा, ठीक। अब हम लोग को ये देखना है कि भारत का साम्राज्य कौन संभालेगा, हमें भारत से ही मेन मतलब रहेगा दोस्तों। भारत की चीज़ों को हम लोग को आगे बढ़ते हुए चलना है। और इसी के साथ भारत का साम्राज्य कौन, किसको दायित्व मिलेगा संभालने का, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जैसे ही मिलेगा दायित्व, ये क्या करेगा, एक वंश की शुरुआत कर देगा। क्योंकि ये क्या हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था। किसका गुलाम हुआ करता था, मोहम्मद गौरी का। इसी कारण से इस वंश का नाम ही इसने क्या रख दिया, गुलाम वंश, यानी स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हो जाएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करेगा, जैसे ही मोहम्मद गौरी मरेगा, उसके बाद ये भारत पे पूरे तरीके से साम्राज्य को अपने फैला लेगा। और ये गुलाम बन के ही
गद्दी पे ये कभी नहीं बैठेगा दोस्तों, गुलाम बन के ही चीज़ों को संभालेगा। गद्दी पे किसकी जूती रखी रहेगी जी? गद्दी पे हमेशा मोहम्मद गौरी की जूती रख के अपने आर्मी चीफ सेनापति वाली गद्दी पे बैठ के चीज़ों को वहाँ से ये संभाला करेगा और इसी वंश का नाम पड़ जाएगा गुलाम वंश। और गुलाम वंश की जैसे ही शुरुआत होगी, मैंने आपको जब सेकंड लेक्चर में मैंने आपको ये बता रखा है कि गुलाम वंश के साथ आगे 4 वंश और पढ़ने को मिलने वाले हैं और यही जब 5 वंश मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? दिल्ली सल्तनत बन जाता है। यानी ये हम लोग बात करने वाले हैं कि दिल्ली सल्तनत कल से क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ और ये कहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा सबको पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।